और नेतन्याहू अब सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहे बल्कि ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजरायल का अगला टारगेट यमन के हूती विद्रोही हो सकते हैं। सवाल सिर्फ सैन्य कार्रवाई का नहीं है, सवाल है कि क्या इजरायल पश्चिम एशिया का पूरा सुरक्षा और शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा है। लेबनान में नए बफर जोन, हिजबुल्लाह की कमजोर होती ताकत और हूती के खिलाफ संभावित अभियान का पूरा प्रॉक्सी हंटिंग प्लान, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। नेतन्याहू का साफ संदेश है कि जब तक ईरान का ये सबसे बड़ा नेटवर्क पूरी तरह पंगु नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सेना की बंदूकें शांत नहीं होंगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा की नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में ईरान के रसूख को हमेशा के लिए दफन करने की है। इजरायल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने पहले प्रॉक्सी के सिर यानी ईरान पर सीधे हमले करके अपनी ताकत का एहसास कराया। जब ईरान बैकफुट पर आया तो उसके बाद शुरू हुआ ईरान के हाथ पांव काटने का सबसे बड़ा सैन्य अभियान, यानी इजरायल अब ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क की जड़ खोदने में जुट गया है। तो बफर जोन बनाने का मॉडल इजरायल ने गाजा में अपनाया था। इजरायल ने गाजा के 60% हिस्से पर नियंत्रण करके उसे समतल कर दिया है और अब ऐसे ही बफर जोन की झलक लेबनान में दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई हमास नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ है। इस नक्शे पर इजरायल और लेबनान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखिए, फिर उसके आगे की पीली रेखा जो सीमा से 6 से 10 किलोमीटर अंदर तक खींची गई है वो देखिए। इजरायल इसे दोनों देशों के बीच बफर जोन कह रहा है। ये पीली रेखा देखिए और ये जो इजरायल है और ये जो पीली रेखा है इसके बीच का जो हिस्सा है, इजरायली सेना के नियंत्रण वाले इस इलाके का दायरा अब करीब 600 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इस क्षेत्र के भीतर आने वाले अनेक गांव खाली हो चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में इमारतें और ढांचे नष्ट किए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक यह इलाका लेबनान की कुल जमीन का करीब 10% हिस्सा है। इजरायल की रणनीति अब लितानी नदी तक इस बफर जोन को बढ़ाने की है, जिससे हिजबुल्लाह को सीमा से और पीछे धकेला जा सके। इसी रणनीति के तहत लितानी नदी पर बने कम से कम 6 प्रमुख पुलों को भी निशाना बनाया गया है। 1917 में जब इजरायल सिर्फ विचार था, तब से लेकर 1947 में संयुक्त राष्ट्र के 2 राष्ट्र में बांटने के प्रस्ताव तक, फिर 1948 में इजरायल बनने का नक्शा, इसके बाद 1967 में 6 दिन की जंग के बाद बदला नक्शा और फिर 1993 से 1995 के दौरान ओस्लो समझौते के बाद बना इजरायल का नक्शा बदलता ही रहा है। तो क्या इजरायल धीरे धीरे ग्रेटर इजरायल के नक्शे की तरफ बढ़ रहा है? लेबनान की जमीन पर जो नई रेखाएं खींची गई हैं, वो सिर्फ सैन्य नक्शे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लकीरें अब पश्चिम एशिया की राजनीति को बदलने वाली नई हकीकत बन सकती है। यानी इजरायल का नक्शा एक बार फिर बदल सकता है। रॉयटर्स, गार्डियन और ले मॉन्ड की रिपोर्टों के अनुसार पीली लाइन के भीतर मौजूद ज्यादातर गांव खाली हो चुके हैं। आईडीएफ ने कई गांवों की इमारतें और बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया है। इजरायल का तर्क है कि यह हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को खत्म करने के लिए किया गया। यानी नेतन्याहू की रणनीति सिर्फ एक दुश्मन को निशाना बनाने की नहीं, बल्कि ईरान से जुड़े पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने की है। इसीलिए गाजा से लेबनान और लेबनान से यमन तक संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायल का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क का केंद्र ईरान है, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हूती तक इसके हाथ पैर फैले हुए। गाजा में हमास को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद इजरायल का पहला बड़ा लक्ष्य काफी हद तक कमजोर हो चुका है। इसके बाद फोकस लेबनान की तरफ गया, जहां हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और अब नजरें यमन पर टिक गई, जहां हूती विद्रोही इजरायल के लिए नई चुनौती बने हुए हैं। इजरायली अधिकारियों के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में यमन का नया मोर्चा खुल सकता है। हूती लंबे समय से सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट रहा है। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर इजरायल ने यमन में घुसकर हूती की कमर तोड़ दी तो सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते हमेशा के लिए सुधर जाएंगे और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता मुमकिन हो सकेगा। और पुतिन बीते 52 महीने से जंग लड़ रहे हैं और इस लंबी जंग के पीछे रूस की तेल अर्थव्यवस्था है, जिसे तबाह करने का प्लान ज़ेलेंस्की तैयार कर चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस के ऊर्जा केंद्रों पर हमले तेज कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने तातारस्तान से लेकर क्रास्नोदर तक रूसी तेल रिफाइनरियों पर भीषण तबाही मचाई। तातारस्तान की सालाना तेल रिफाइनिंग क्षमता करीब 16 से 17 मिलियन टन है। यह रूस की सबसे बड़ी और आधुनिक रिफाइनरियों में से एक है। वहीं समारा तेल रिफाइनरी की क्षमता 8.5 मिलियन टन प्रति वर्ष के आसपास है, जबकि क्रास्नोदर तेल रिफाइनरी की क्षमता 6.25 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
इन रिफाइनरियों को नुकसान रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था तेल सप्लाई पर टिकी है। तेल रिफाइनरियां बर्बाद होने से सप्लाई रुक जाएगी। पैसे की कमी से रूस ज्यादा वक्त तक जंग नहीं लड़ पाएगा। इसके अलावा सेना को युद्ध के लिए बारूद के अलावा तेल भी चाहिए। सेना की तेल सप्लाई कटी तो पुतिन के जवान आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ ऐतिहासिक एमओयू तैयार है और यूरोप में दस्तखत होने वाले हैं। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। पहले ट्रंप हमले की धमकी देते हैं, फिर कूटनीति का यू टर्न भी लेते हैं। ऐसे में क्या ईरान ने ट्रंप के पेपर प्लान को तबाह करने की योजना पहले ही तैयार कर ली? ऐसे में स्थिति संशय वाली है, क्योंकि इजरायल भी इस पूरी डील को शक की निगाह से देख रहा है। आखिर इस माइंड गेम का असली बॉस कौन है? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगले हफ्ते ईरान अमेरिका के बीच शानदार डील पर मोहर लगेगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ट्रंप के दावे का खंडन करते हुए साफ इनकार कर दिया कि अभी किसी समझौते पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। ट्रंप ने यूरोप में डील पर मोहर लगने की भविष्यवाणी की है। ईरान ने कहा अभी कुछ भी तय नहीं है। फिर ट्रंप ने डील से जुड़ा बड़ा दावा करते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए यूरोपीय देश कोशिश कर रहे हैं। तेहरान ने साफ कर दिया कि ईरान अपनी रेड लाइन से कोई समझौता नहीं करेगा। इसकी वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले आखिरी वक्त पर टाले। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से बड़े समझौते का दावा कर दिया, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमले चाहते हैं। इजराइल ईरान के साथ किसी भी तरह की डील के पक्ष में शुरू से ही नहीं है। तो एक तरफ वार्ता की उम्मीद, 2 दिन बाद जिनेवा में पीस प्लान पर सहमति होने के आसार, लेकिन इस बीच भी अरब का सुलगना बंद नहीं। अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया तो ईरान ने उसी तरह का विध्वंसक हमला किया, लेकिन उसका पैटर्न बदल दिया। ईरान का नया पैटर्न क्या है जिससे अमेरिका में कोहराम मच गया है, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अमेरिका के हमले से 10 गांवों के लिए संकट पैदा हो गया। 20,000 से ज्यादा लोग पानी को तरसने लगे। अमेरिका ने जल संकट को अपना हथियार बना लिया है। अब दूसरे डिसैलिनेशन प्लांट पर भी हमले की तैयारी है। ईरान की तरफ से कहा गया है 45 डिग्री तापमान में अमेरिका ने वाटर प्लांट पर कायरतापूर्ण हमला किया है। हजारों लोग प्यासे हैं। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन किया है। हम दुनिया के देशों को अमेरिका की दादागिरी दिखाना चाहते हैं। अब ईरान के साइबर स्पाई एक्टिव हो गए हैं। बदला लेने के लिए अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम में सेंधमारी की जा रही है। ईरान का सबसे खतरनाक हैकर ग्रुप हंजुला सक्रिय हो चुका है। कैलिफोर्निया के वाटर सिस्टम को हैक कर लिया, जिसकी पुष्टि ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने की है। कुवैत की खर्ग से दूरी 170 किलोमीटर है। कुवैत में मीठे पानी के प्लांट पर निर्भरता 90% है। सऊदी अरब खर्ग से 250 किलोमीटर दूर है, जिसकी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भरता 90% है। बहरीन के मीठे पानी के प्लांट की दूरी खर्ग से 315 किलोमीटर है, जिसकी निर्भरता 90% है। कतर तक भी तेल पहुंच सकता है, जो 419 किलोमीटर दूर है। कतर में प्लांट पर निर्भरता 99% है। यूएई की दूरी 620 किलोमीटर है, जिसके लोग मीठे पानी के प्लांट पर 42% निर्भर हैं।